जा रही और बनाई जा रही नई रणनीति। पूर्णागिरि धाम जाने वाले मार्ग पर हुई बड़ी दुर्घटना। पहाड़ी नाले में बही यात्रियों से भरी मैक्स जीप, 7 लोगों का रेस्क्यू, 1 की मौत, 2 लापता। तीर्थ यात्रियों की खोजबीन लगातार जारी। नाग मंदिर में धूमधाम से मनाई गई नाग पंचमी। मसूरी के 500 साल पुराने नाग मंदिर में हुई पूजा। मंदिर समिति ने किया विशाल भंडारे का आयोजन। आपदा राहत कार्यों की जांच के लिए खटीमा पहुंचे एसडीएम। आपदा राहत राशि और राहत कार्यों का लिया जायजा। आपदा राहत पात्रों को संपर्क कर राहत राशि लेने की अपील की। देहरादून में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस बुलेटिन में उत्तराखंड की तमाम खबरों से हम आपको अवगत करवाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और भविष्य में सुधार को लेकर वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में व्यापारी और बड़े उद्योग समूह के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है। राज्य में जीएसटी काउंसिलिंग में पूर्व में की जो बैठक हुई थी उनके निर्णय सकारात्मक रहे हैं। राज्य में जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है और भविष्य में क्या नए सुधार किए जाने हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करके सभी व्यापारियों और सभी बड़े उद्योग समूहों के साथ चर्चा कर एक नए साझा रणनीति तैयार की जा रही है। चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम जाने वाले मार्ग पर बड़ी दुर्घटना हो गई। सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक मैक्स जीप टनकपुर पूर्णागिरि रोड पर लगातार हो रही बरसात के उफान पर आए किरोड़ा नाले में बह गई। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही टनकपुर के एसडीएम आकाश जोशी ने एसडीआरएफ व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया, जिसमें 7 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है, जिन्हें उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा गया है। उपचार के दौरान एक 14 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें कि जानकारी के मुताबिक दुर्घटना का शिकार बनी मैक्स जीप में जनपद उधम सिंह नगर के तीर्थ यात्री सवार थे। वहीं मौके पर पहुंचे चंपावत जनपद के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि सूचना मिलते ही प्रशासनिक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी। वाहन में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से उपचार के दौरान एक नाबालिग की मृत्यु हो गई है और जीप में सवार 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कुल मिलाकर जीप में 9 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की जो खोजबीन है वो लगातार जारी है, यानी कि जो लापता तीर्थ यात्री है उनकी खोजबीन जारी है। वहीं इस घटना में रेस्क्यू कर बचाए गए तीर्थयात्री सोनू ने बताया है कि वाहन में उनके परिवार के 6 लोग सवार थे, जिनमें से एक 14 वर्षीय बालिका की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट वहां पर मौजूद नजर आए। और चंपावत के टनकपुर से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इन दिनों मानसून के सक्रिय होने के बाद नदी नाले जो हैं वो तेज बहाव पर हैं और इसी बीच ये घटना देखने को मिली। आप ये तस्वीर देख रहे हैं चंपावत से, जहां पर तेज नाले के बहाव में एक जीप जो है वो बह गई। पूर्णागिरि धाम जाने वाले मार्ग पर ये बड़ी दुर्घटना हुई, जहां पर पहाड़ी नाले में यात्रियों से भरी मैक्स जीप बह गई है। ये जो जीप आप देख रहे हैं इसमें 9 तीर्थ यात्री सवार थे, जिसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन को दी गई, मौके पर पहुंचकर 7 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया, जिसमें इलाज के दौरान एक नाबालिग की मौत हो गई।
हालांकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार खोजबीन जारी है। बहरहाल ये तस्वीर चंपावत के टनकपुर से। और आपको ये भी बता दें कि इन दिनों मानसून के सक्रिय होने के बाद नदी नाले उफान पर है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि आप ऐसे जगहों पर या नदी नाले को पार करते समय बेहद सावधानी बरतें। सुदर्शन न्यूज़ भी, सुदर्शन परिवार भी आपसे यही अपील करता है कि अभी बरसात का समय है, तो ऐसे में नदी नालों के आसपास जाने से बचें, नदी नालों को पार करते समय सावधानी बरतें। और ये तस्वीर चंपावत के टनकपुर से, जहां पर पानी के तेज बहाव में एक जीप जो है वो बह गई है। इसमें कुल 9 तीर्थयात्री सवार बताए जा रहे हैं। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया, जिसमें 7 लोगों को तो निकाल लिया गया है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नगरी मार्ग में वहाँ पर ओवरफ्लो कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मैक्स वहाँ पर गिर गई, जिसमें 9 लोग सवार थे। सूचना प्राप्त वहाँ के प्रशासन द्वारा हमसे एम्बुलेंस की मांग की गई, तो एम्बुलेंस हमने वहाँ भेज दी गई। तो मैं खुद मौके में नहीं गया वहाँ पर। दुर्भाग्यवश एक महिला की, एक बच्चे की मौत हो गई है। 2 मिसिंग है, 6 को रेस्क्यू कर दिया गया। मैंने अस्पताल में उनका हालचाल भी जाना और डॉक्टरों से बातचीत भी हुई मेरी। मैंने पूछा कि अगर उनको रेफर करने की जरूरत है तो हमारे हॉस्पिटल में वो रेफर कर सकते हो। ऐसा कोई स्थिति है नहीं। अब जो रेस्क्यू का काम है, जो 2 मिसिंग है, उनका कार्य एसडीएम टनकपुर द्वारा किया जा रहा है। जैसे भी कुछ हमारी तरफ से कोई भी आवश्यकता होगी तो तत्काल प्रभाव। देखिए, वो मौजूद थे वहाँ पर। उसमें यह है कि थोड़ी सी लापरवाही ड्राइवर की ही रही कि वहाँ पर बोर्ड, चेतावनी बोर्ड भी लगे हुए हैं कि अगर नाला ज़्यादा बहाव में होता तो वहाँ से ना जाए। फिर भी मैंने वहाँ पर उनको कह दिया कि वहाँ की पुलिस को और जो होमगार्ड्स वहाँ पर तैनात है कि अगर वहाँ पर ज़्यादा बहाव हो जाता है तो हम बैरिकेड लगाकर कोई भी ऐसे वाहन को वहाँ से गुजरने लगे। सर, दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में। इसमें 6 लोग थे सर, घायल हो गए हैं और एक मृत्यु हो गई और 2 लोग मिल नहीं रहे। लगभग 9:45-10 के बीच में ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे एक पूर्णागिरी की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शायद त्रिपुरा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, एसडीआरएफ थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है। और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं। इसमें एक महिला है, जो बिटिया है, जिसकी जो डेथ हुई है, और 2 अभी भी लापता हैं। तो हमारे जितनी भी ये फोर्सेज हैं यहाँ पे इस समय निरंतर जो है गश्त कर रही हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो मिसिंग बॉडीज़ हैं इनको भी रिकवर कर सकें। सर, अभी तो फिलहाल सभी लोगों को जो हमारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर है वहाँ रेफ़र किया गया है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होंगे तो उनको फिर हायर सेंटर्स पर रेफर किया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पहाड़ों की रानी मसूरी की करेंगे। मसूरी में 500 साल से भी ज्यादा पुराने नाग मंदिर में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है और इस मौके पर मसूरी और आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाग मंदिर पहुंचे। नाग मंदिर पर स्थापित 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया गया और नाग देवता के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर नाग मंदिर समिति ने 15वां श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा का विधि विधान से समापन किया है। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान श्रद्धालुओं ने मनौती भी मांगी है और इस मौके पर मंदिर समिति द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि नाग उनके कुल देवता हैं। जो कोई भक्त इस मंदिर में सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उनकी मुराद अवश्य पूरी होती है। नाग मंदिर समिति के सदस्य होशियार सिंह थापली ने बताया है कि इस मंदिर की मान्यता ये है कि ये मंदिर करीब 500 साल पुराना है। मंदिर के पुजारी गौरव उनियाल ने यह बताया है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है।
ये नागपंचमी का पर्व हर वर्ष जो है यहाँ पर मनाया जाता है और इसको जो है लोगों की बहुत आस्था है नाग देवता पर। क्षेत्र का ये हमारा कुल देवता है और स्थान देवता भी यही है। तो यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, जैसे मसूरी, जौनपुर, जौनसार, देहरादून, विकास नगर, सहारनपुर, पूरे क्षेत्र से, टिहरी गढ़वाल से यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर जो है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नागराजा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 500 साल पुराना ये मंदिर है, अपना इतिहास है इस मंदिर का, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसका बहुत पुराना इतिहास है। उस टाइम मसूरी भी नहीं हुआ करता था, मसूरी तो बहुत बाद में बसा है। ये सारा जो है ग्राम क्यारकुली की ही पूरी ये होती थी, पूरा एरिया। और इसमें जो है यहाँ पर जो गायें यहाँ चरने आती थी, जंगल, यहाँ पूरा जंगल होता था इसमें गाँव के ऊपर। राधे राधे और भगवान नागराज की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नागपंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ मंदिर में भागवत भी करवाई जा रही है, जो नाग देवता मंदिर समिति के द्वारा कराई गई है। और आप देख रहे होंगे सुबह से यहाँ मतलब 4 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है मंदिर में भगवान नागराज के दर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि इस क्षेत्र के ये सिद्धपीठ है यहाँ नागराज देवता का, भद्राज देवता का। और ये क्यारी गांव, भट्टा गांव के जो इष्ट देवता हैं उनका यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। तो यहाँ ये विशेषकर इन्हीं के लिए नहीं, सभी जगह के लिए कोई भी भक्त यहाँ पर आ सकता है दर्शन करके। और भगवान नागराज, आज नागपंचमी के दिन क्या है, जो आपका काल सर्प योग है कुंडली में, तो उसका पूजन करवा के आज यहाँ मंदिर में अगर आप पूजन करवा रहे हो तो वो काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात खटीमा की करेंगे। खटीमा में थारू जनजाति के किसान एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट से मिले हैं। जनजाति के किसानों ने 1 कॉइन के नाम पर उनके साथ हुई ठगी के मामले में खटीमा में सक्रिय गैंग से निजात दिलाने और उनके रुपए वापस दिलाने की मांग की है। जनजाति के किसानों ने कहा है कि उनकी तरह सैकड़ों लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। एसडीएम बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे ज्ञापन में चांदा निवासी ऋषिपाल सिंह, नदत्रा निवासी दिनेश कुमार राणा, बिगराबाड़ निवासी अमित कुमार राणा, पहनिया निवासी श्री कृष्ण राणा ने कहा है कि भूड़ निवासी व्यक्ति ने 6 महीने में रकम कई गुना होने की बात कहकर 1 कॉइन पर पैसा लगवाए हैं। उन्होंने भूड़ स्थित दुकान पर पहले बुलाया और फिर उन्हें झांसे में लिया गया और रुपए भी लिए गए। ऋषिपाल सिंह 65,000 रुपए उन्होंने दिए हैं। दिनेश से 1,60,000 रुपए लिए गए हैं। अमित सिंह से 12,000 रुपए, कृष्ण सिंह से 1,60,000 रुपए लिए गए हैं इस मामले में। और इस मामले में पुलिस ने कृष्ण सिंह की तहरीर पर एक मुकदमा पुलिस पूर्व में दर्ज कर चुकी है। एसडीएम बिष्ट ने कहा है कि वो ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजने के साथ ही कोतवाली पुलिस को इस मामले में जांच के लिए लिखेंगे। बिष्ट ने यह भी कहा है कि अगर और भी लोग ठगी के शिकार हैं तो वो अपनी शिकायत दे सकते हैं ताकि पूरे मामले की जांच अच्छी तरीके से हो सके। जनजाति के कुछ व्यक्तियों द्वारा मेरे को शिकायत दी गई है और एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हम उचित माध्यम से पहुंचा देंगे। उनका शिकायत ये है कि कुछ वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा 1 कॉइन नाम की कोई स्कीम चलाकर इनसे लाखों की ठगी और धोखाधड़ी की है। तो ये मैंने हमारे जो यहाँ के कोतवाल साहब हैं उनको ये इसकी जांच दे दी है। इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व 1 कॉइन नाम का रमेश राणा द्वारा हमें बताया गया था कि इसमें पैसे लगाओ तो इसमें आपको काफ़ी पैसे लाखों में खेलोगे, आप लखपति बन जाओगे। हमने कहीं से पैसा, कहीं बैंक से लोन लेके दिया है और उसके हमें कहा कि 6 महीने बाद आपका ये ओपन मार्केट में आ जाएगी तो आप बहुत पैसे वाले हो जाओगे। हमने जहाँ तहाँ से करके पैसे का व्यवस्था करके इनको दिया, लगाया पैसे और जो है फिर 6 महीने बाद बीत गए, फिर 1 साल बीत गया। हमने कहा क्या हुआ, बोले आपकी 1 कॉइन की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उधम सिंह नगर की करेंगे। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा क्षेत्र में बीते 7 और 8 जुलाई को बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों को दी जा रही आपदा धनराशि, आपदा राहत राशि, अन्य कार्यों की जांच और समीक्षा के लिए जनपद के एसडीएम, माफ कीजिएगा,
एडीएम अशोक जोशी आज खटीमा पहुंचे और मीडिया को जानकारी देते हुए एडीएम जोशी ने बताया है कि अब तक लगभग 20,000 लोगों को 10 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि बांटी जा चुकी है और जिसमें कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि कुछ अपात्र लोगों को राहत राशि मिल गई है, जबकि बाढ़ से प्रभावित पात्र लोग अभी भी इस राहत राशि से वंचित है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय अधिकारियों से बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने निर्देश दिया है कि पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें राहत राशि प्रदान की जाए और अपात्र लोगों की पहचान करने के लिए जांच अभियान चलाया जाए। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र में हुए नुकसान का भी जायजा लिया है। वहीं अब तक ऐसे लगभग 50 से 60 लोग जो कि आपदा राहत राशि पाने के लिए अपात्र हैं, उनसे राहत राशि के चेक खटीमा तहसील से वापस जमा कर दिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी आपदा राहत के पात्र हैं वो उन्हें संपर्क करें जिससे कि उन्हें राहत राशि प्रदान की जा सके। देखिए, ऐसा है कि आपको पता है कि 7 और 8 तारीख को खटीमा तहसील में अतिवृष्टि हुई थी, उससे यहाँ काफी जलभराव हो गया था और कई लोगों के मकानों में पानी भर गया। तहसील प्रशासन द्वारा जो शासन से अनुमन्य राहत राशि है दैवीय आपदा के तहत उसका वितरण यहाँ अभियान चला के किया गया है और अभी तक लगभग 20,000 लोगों को चेकों का वितरण भी किया जा चुका है। तो इसी बीच मीडिया में और अन्य स्रोतों से जिलाधिकारी महोदय को भी कुछ जनप्रतिनिधियों ने, कुछ लोगों ने यहाँ से शिकायत की कि साहब कई पात्र लोगों को अभी तक धनराशि नहीं मिल पाई है और कुछ ऐसे लोगों को धनराशि वितरित हो गई है जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आ रहे। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि आप जो है पूरी तहसील में आप विभिन्न गांवों का टीम बना के मौके पे जाके लोगों से बातचीत करें और उनको ये बताएं कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति छूट गया है तो यदि कोई पात्र व्यक्ति छूट गया है जिसको पैसा नहीं मिला है तो वो अपनी लिखित शिकायत दे और उसमें जांच करा के हम उसको धनराशि का वितरण कराएंगे यदि वो पात्र पाएगा। और अब हम बात बागेश्वर की करेंगे। बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट में इन दिनों पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। वहीं आजकल जल संस्थान ने के जेई निरंजन हरडिया ने निवर्तमान सभासद से बात की तो उन्होंने बताया है कि पानी के जल पंप में टेक्निकल खराबी के कारण जल आपूर्ति नहीं हो पाई है। वहीं जेई द्वारा बताया गया है कि बाजपुर से एक टेक्नीशियन बुलाया गया है जबकि बीते बृहस्पतिवार को अल्मोड़ा में टेक्नीशियन बुलाया गया था। वहीं जेई द्वारा कपकोट सहित अन्य कंपनियों को सहयोग देकर बुलाए जाने की बात भी कही गई है और सहयोग के लिए उन्होंने कहा है कि अन्य कंपनियों को बुलाया भी किया है। वहीं जल आपूर्ति के लिए विभाग द्वारा कपकोट सहित भड़ारी अन्य क्षेत्रों में ट्रैक्टर के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। वहीं टेक्नीशियन आने के बाद जल आपूर्ति बहाल होने की संभावना है। वहीं हैंडपंप में पानी भरने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। जी बताइए सर, पानी का बिल तो हम बराबर जमा कर रहे हैं कहीं पर भी और पानी की इतनी किल्लत हो रही है। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अभी देखो यहीं पर देख लो आप, सभी लोग हैंडपम्प में आ रहे हैं। ये हैंडपम्प अगर नहीं होता तो यहाँ पर पूरी पब्लिक ही बिना पानी की रह जाए और वहीं क्या कहे, पानी की व्यवस्था सही करनी चाहिए किसी ने भी। कब से हुआ है पानी किल्लत, कब से कपकोट में हुई है? ये जब से बरसात हुई तब से पानी की किल्लत ही चल रही है यहाँ पर और परमानेंट चल रही है। आपने तहसील दिवस में इस मुद्दे पर बात कराई थी तो क्या कहा गया था इसमें? तहसील दिवस में भी इसकी बात करी थी, पानी की व्यवस्था के बारे में कल परसों ही हुई है इसकी बात। तो क्या कहा गया? हो जाएगा बोल रहे थे वो, वहाँ से हो जाएगा बोल। जल संस्थान कपकोट की कार्य प्रणाली पर जो है एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इनके वहाँ आए दिन जो है उपभोक्ता इनके पानी के लिए तरस रहा है। नलों में पानी की बूंद नहीं आ रही है। पूछने पर बताते हैं कि हमारी मोटरें जो हैं फूक गई हैं, मोटर नहीं चल रही है, टेक्निकल फॉल्ट आया है। फॉल्ट आने से पहले जो है इन लोगों को जो है उपभोक्ताओं को पानी की सप्लाई के लिए जो है पहली जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जनरेटर होने चाहिए इनके पास, जिसे जो है मोटरों को चलाया जा सके, पानी जो है जनता तक पहुंच सके। नदियों में आजकल पानी पूरा जो है, नदी से भी अगर आदमी
धारे नौलों से भी पीता है। आज का पूरा पानी प्रदूषित आ रहा है। और उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां भी तेज कर दी है। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परमिशन आदि की भी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। वहीं सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था। 6 माह यानी कि 2 जून तक के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। नगर पालिका अल्मोड़ा और नगर पालिका पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने के लिए शासन स्तर पर जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया था। डीएम की ओर से इन निकायों को निगम बनाने के लिए सीमांकन संबंधी पूरी प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक निकायों का उच्चीकरण उनकी सीमा में ही होगा। कोई ग्राम पंचायत में विस्तार नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। निकाय चुनाव निश्चित रूप से बहुत जल्द कराने की स्थिति में होंगे। हमारे द्वारा जो उससे पहले की क्रियाएं लगभग हम पूरी करने की स्थिति में है। और जो हमारी मतदाता सूची है कंप्लीट हुई है। हमारे जो सीमांकन है 2, 3, 4 हमारे जो निकाय है उसको छोड़ के सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो गई है। उसके बाद जो ये बचे हमारे सीमांकन वाले निकाय हैं, उनके सीमांकन होने के पश्चात फिर हम लोग जो हमारे को आरक्षण करना है सभी निकायों में सीमांकन होने के बाद वो क्रिया पूरी करेंगे। और जैसी ये क्रिया पूरी होगी तो आप को मैं सरकार की ओर से आश्वस्त कर रहा हूँ कि उसके बाद सरकार। और अब बात उधम सिंह नगर की करेंगे। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर एक नाबालिग के साथ 2 दोस्तों के दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। 2 दोस्तों के नाबालिग को अश्लील फोटो के नाम पर ब्लैकमेल किए जाने के बाद अब तीसरा आरोपी भी नाबालिग पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया है कि पुलिस को सौंपी गई तहरीर में कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी की सोशल मीडिया के माध्यम से सिसई बंडिया निवासी एक युवक से पहचान हुई है। इस दौरान आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो ले ली और किसी को बताने पर उसकी फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। इसके बाद आरोपी युवक ने नाबालिग की अश्लील फोटो अपने दोस्त को भी भेज दी, जिसके बाद आरोपी के दोस्त ने भी पीड़िता को ब्लैकमेल कर होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया। यह सिलसिला यही नहीं थमा। उसके बाद दूसरे आरोपी ने भी अश्लील फोटो को रुद्रपुर निवासी अपने दोस्त को भेजी। आरोप है कि अब तीसरा आरोपी भी नाबालिग को धमकी देकर मिलने के लिए बुला रहा था। लगातार धमकी से नाबालिग पीड़िता परेशान रहने लगी। जब घर वालों ने उसकी परेशानी के बारे में पूछा तो उसने अपने ऊपर बीती सारी बात बता दी। परिजनों ने अब थाना पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना पुलिस ने परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। देखिए, रुद्रपुर में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी एक नाबालिग लड़की की कि एक नाबालिग लड़के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके द्वारा उसके अश्लील वीडियो और फोटो भी खींचे गए। ये वीडियो उसके द्वारा आगे और प्रसारित किए गए और आगे 2 और युवकों को भेजे गए जो उसको इस वीडियोस को लेकर ब्लैकमेल किया करते थे। इस कंप्लेंट पर हमारे द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है रुद्रपुर पर और इसमें आगे विधिक कार्रवाई जारी है। देखिए, अभी इसमें गिरफ्तारी हुई नहीं है, गिरफ्तारी शेष है। हमारे द्वारा लगातार प्रयास करे जा रहे हैं तुरंत गिरफ्तारी करने के। विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। दरअसल हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड प्रांत के अध्यक्ष रविदेव आनंद ने बताया है कि बांग्लादेश में हिंदू की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है।
हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने विश्व के मानवाधिकार संगठनों से मांग की है कि आगे आकर इस घटना की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाए। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से भी बांग्लादेश के हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में डेमोक्रेसी तेजी से बदल रही है। उत्तराखंड में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की बढ़ती संख्या देखने को मिल रही है। चिंता करनी चाहिए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं को टारगेट करके उनकी क्रूर हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों में लूटपाट की जा रही हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, बेटियों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी दुकानें, घर और व्यावसायिक संस्थानों को लूटा जा रहा है। ये एक पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि एक कट्टर विचारधारा दुनिया के अंदर दुनिया की मानवता को नष्ट करने के लिए निकली है। तो आज हम सरकार से, बांग्लादेश के भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उन्हें जो है निकालने का प्रयास किया जाए उधर से, और सीमाओं को सुरक्षित किया जाए। ये मांग है कि जो बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है, इसका वहाँ के हिंदुओं से कोई भी संबंध ना होने के बावजूद उन लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई व उनकी संपत्ति को आग लगाई गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। ताऊ ताऊ रोटी खा लियो, लाइट कदे भी जा सके से। देखा पहले ही गई थी, एक दिया तैयार रखियो। नॉन स्टॉप काम में लग रहे हैं दोनों, बस ही बीच में छोड़ के दो, खाना भी खा लो। मत याद दिवाओ पुराने दिन माँ, वो है बिना बिजली के दिन रात। बिजली भी से नॉन स्टॉप, और तू बकवास ना कर, खाना खा ले चुपचाप। माँ की नॉन स्टॉप डांस सुनने से अच्छा है खाना खा ले भाई। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत है, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, भूख ही कम लगती है, वजन ही नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी सन्यासी आयुर्वेदा की दवा का इस्तेमाल करें और 15 दिन के अंदर फर्क देखें। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाया पिया सही से लगेगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आएगी और आप खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 699 रुपए महीने की दवा, आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। के प्रायोजक हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉज तक महिलाओं का नंबर 1 टॉनिक हेम पुष्पा। बैद्यनाथ दादुरिन, बदलते हुए मौसम में होने वाली दाद खाज खुजली को जड़ से मिटाने में मददगार। अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाले के साथ। देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। सुदर्शन मीडिया एकेडमी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्य सिन्हा और चलिए यहां से आपको सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में संबोधन कर रहे हैं। चलिए देखिए।